नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हमारे देश में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या है। क्या छोटा क्या बड़ा आदमी, क्या होशियार क्या बुर्बक इंसान, हर आदमी इसकी गिरफ्त में है। कहीं कोई ठगा जा रहा है तो कोई कहीं ठगा जा रहा है। कल से जिस बात की चर्चा है साइबर क्राइम में, वह है फिशिंग। वह हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर। जी हाँ, भारत के एक बड़े नामी गिरामी अंग्रेजी चैनल की पत्रकार और संपादक निधि राजदान के साथ एक बड़ी दुर्घटना जैसी घटना हुई है। उसमें उनको एक ऑफर मिला था, करीब साल भर पहले जनज्वार ने छापा था और उसमें हमने पत्रकारिता की नैतिकता के सवाल पर को लेकर इस बात को कहा था कि एकाएक इस तरह की जरूरत है कि सेटिंग ऐसी है कि आप यहां भी हैं और वहां भी सिरमौर है। हालांकि वह मामला गोला साबित हुआ है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उसके यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर तो छोड़िए, उसके यहाँ जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं है, पता करने पर यह पता चला है। ऐसे में यह बड़ा घपला एक ऐसे पत्रकार से जो कि खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म माने जाती हैं, खुद भी एक जानी मानी पत्रकार हैं इस देश की। लेकिन हमारी चिंता यह है कि इस देश में यह कितना बड़ा अपराध बनता जा रहा है और कैसे संभव हो जा रहा है, और हमारी सरकार और सिक्योरिटी एजेंसी क्यों नहीं इस पर रोक लगा पा रही है। इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील मौर्य हैं। वह पिछले 10 वर्षों से जांच मतलब आपराधिक जांच की जो पत्रकारिता होती है और साइबर मामलों के जानकार हैं, पत्रकार हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये सब कैसे होता है। तो सुनील, सबसे पहले हम बात निधि राजदान से ही शुरू करते हैं। आप भी पत्रकार हैं, वो भी हैं, हम सब लोग। यह इतना बड़ा घपला एक पत्रकार के साथ कैसे हो गया, वह भी साल भर पहले के ऑफर की जानकारी साल भर बाद कैसे है? दरअसल क्या है कि ये जो साइबर दरअसल ये हुआ है सब कुछ साइबर फिशिंग के तहत। साइबर फिशिंग एक ऐसा क्राइम है जिसमें आम लोग क्या मतलब बड़े से बड़े लोग फंस जाते हैं। दरअसल पहले साइबर फिशिंग के बारे में बात आपको बताते हैं कि साइबर फिशिंग होता क्या है एक्चुअली। साइबर फिशिंग का मतलब होता है कि मछली को फंसाना। मतलब जैसे हम कांटा लेकर के कहीं तालाब में नदी के किनारे जाते हैं और हम एक कांटे में चारा डालते हैं। चारा डाल करके हमने नदी या तालाब में डाल दिया तो मछली उस चारा के झांसा में आकर के कांटे में फंस जाती है। तो ठीक इसी तरह से ये साइबर फिशिंग क्राइम में भी होता है, जिसको साइबर फिशिंग कहते हैं। होता क्या है कि इसमें कोई एक हम नकली वेबसाइट बनाते हैं। मान लिया कि जैसे आजकल बैंकों का होता है, तो जैसे सपोज दैट मान लिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो जैसी उसकी वेबसाइट है वैसी एक नकली वेबसाइट हम बना देंगे। या फिर किसी का मेल आईडी है, वैसा ही एक मेल आईडी बना देंगे हम, एकदम सेम मिलता जुलता। जरा सा एक शब्द का ऊपर नीचे रहेगा, केवल एक शब्द, जैसे छोटा साइज का हो गया या बोल्ड हमने कर दिया, एक शब्द कोई डॉट एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ऐसा करके होता है। तो इसमें भी क्या हुआ होगा, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक हमने फेक वेबसाइट बना दी, एकदम उसी से मिलती जुलती, उसी तरह की एक मेल आईडी बना दी और उससे हमने आपको एक ऑफर भेज दिया। तो वो अब यहीं पे गलती है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप पिछले 21 साल से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है कि मतलब सबसे बढ़िया तरीके से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, मतलब एकदम सुलझे हुए पत्रकारिता करते हैं। वैसे आदमी अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हमारा काम क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज आती है तो उसको बिना हम 4 बार वेरीफाई किए उसको हम प्रकाशित नहीं करते हैं। पत्रकारिता में सिखाते भी तो हैं ये लोग खुद भी सिखाते होंगे जो नए ये बेसिक चीज है। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी एक टी शर्ट के साथ एक चीज एक वायरल हुई है। उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने खुद लिखा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब कुछ फेक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कभी फंसना नहीं चाहिए। वो खुद एक टी शर्ट लेकर के इस तरह का स्लोगन दिखा रही है। और लेकिन इसमें क्या हुआ कि खुद वो जाल में फंस गई, और वो भी ऐसे नहीं। मतलब सोचिए कि एक जो आप 21 साल से कहीं पे आप काम कर रहे हैं, 21 साल मतलब बहुत बड़ा एक कार्यकाल होता है। और उसके बाद अब उसके चक्कर में आप रिजाइन भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कितनी बुरी तरह से उस चीज को आप मतलब एक बार भी वेरीफाई नहीं किया और उसमें आप पूरी तरह से फंस गए हैं। तो यानी कि साइबर फिशिंग एक ऐसा मकड़ जाल है कि जिसमें एक बार जो फंस जाता है वो फिर निकलने का नाम नहीं ले सकता है, और निकलेगा तभी जब वो अपना दिमाग लगाए। यानी कि आपने इसमें कोई चीज नहीं वेरीफाई किया, कुछ भी नहीं किया इसमें। अच्छा, कहते हैं कि फिशिंग का बड़ा कारण जो है वह लालच है। तो निधि राजदान के मामले में ऐसा क्या लालच आया जो उन्होंने जांच नहीं की होगी? और मतलब जांच पैसा नहीं कमाना था, यहाँ पद पर था, तो उसकी जांच जैसे, और वैसे भी हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकार तो है नहीं वो लोग, बड़े बड़े पत्रकार हैं, विदेश विदेश में जाते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं।
तो ये फिर ये पकड़ में क्यों नहीं आया, मतलब इतना आसानी से? उनके भी दोस्त मित्र होंगे, क्या यही न्यूनतम जानकारी नहीं है? बुनियादी जानकारी है, मतलब आप कहिए कि पत्रकारिता का प लिखने की जैसी जानकारी होती है, उस तरह की करीब करीब जानकारी है कि वहां जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ही नहीं। तो ये गड़बड़ी किस लालच में आ गई? देखिए, जो साइबर क्राइम के जितने भी मामले होते हैं, हमने जितनी भी स्टडी की है, इवन साइबर जो क्रिमिनल हैं, वो जो क्राइम करते हैं, उनको मैंने फोन भी करा है, उनसे बात कि देखिए हमारे ठगी का शिकार वही होता है जिसके मन में लालच होता है। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि कोई मन में कोई लालच रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, ये लालच, बिना लालच के तो ये चीज हो ही नहीं सकता है। तो उनके मन में ये लालच रहा होगा कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, अब एक पत्रकार, एक आप देखते होंगे आम पत्रकार, एक आता है तो कहीं आप गांव में चले जाइए, क्या होता है कि फलाने बहुत बड़े अखबार के पत्रकार हैं, मान लें कि बहुत बड़ा नामी है, कोई आज तक है, तो उसके चैनल और एक छोटे से चैनल में कितना फर्क आता है। आप कहते हैं कि ये बड़े पत्रकार हैं, ये छोटे पत्रकार हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ अमेरिका से तुलना करिए। ये नहीं उनका था कि, इनका ये था कि अमेरिका से, हम अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसका लोग एकदम सपना देखते हैं कि भाई हम वहां पे हो जाएं। तो सोचिए कि अगर अमेरिका का नाम आपके साथ जुड़ जाएगा, कि आप अमेरिका से एक बार लौट भी आते हैं तो आप गांव में जाकर के कितना फायदा उसका उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लालच था, इस चीज को मैं भी मानता हूँ कि लालच था और है, इस चीज की तो बात है। जाहिर तौर पर लालच से हुआ होगा। अच्छा, आप सुनील लगातार चूंकि इन मसलों को देखते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और खुद भी इसके तंत्र से जुड़ते होंगे, देखते होंगे, हमारे यहाँ सेना के लोग भी फंस जाते हैं, हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट भी हैक हो जाती है, उसमें भी लोग फंस जाते हैं। तो जिस तरह निधि राजदान जैसे बड़े व्यक्तित्व फंसते हैं, ऐसी कुछ बड़े व्यक्तित्वों के फंसने की पहले भी चर्चा हुई है, जो फंस गए हों और इस तरह की मसले उठे हों? क्योंकि अभी तो पिछले कुछ सालों में यही एक बड़ा मसला दिखाई दे रहा है, इसमें सीधा सीधी फंस रहे हैं। जी नहीं, देखिए, जो मामले हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इस तरह के फिशिंग के मामले में, साइबर क्राइम में बहुत बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ थे, उनको क्या हुआ कि एक लड़की, जो आजकल आप देखते हैं इस तरह के क्राइम, तो उनके साथ लड़की एक दोस्ती करती है, उनको लगता है कि वाकई ये मेरी दोस्त बन गई है, लेकिन फिर उनका वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आपको एक छोटा सा एक उदाहरण आपको एक और देते हैं कि नोएडा के बहुत एक चर्चित कांड हुआ था, यहाँ के एसएसपी थे, आईपीएस अधिकारी, वो इसी तरह के एक मामले में उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये वैभव, क्या नाम था उनका? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, वैभव कृष्ण की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें भी इसी तरह का हुआ है कि उनको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, बात होती है, वो समझ नहीं पाते हैं, और उनको जो डीप फेक एक मामला है, डीप फेक इस तरह के क्राइम आपने सुना होगा, उसमें होता क्या है कि आपका ही चेहरा हम मिला करके, आपसे हमने बात करी, ठीक है, और आपसे ही चेहरा आपका बिल्कुल डीप फेक, मतलब आपका एक हमने फेक एक प्रोफाइल बना दिया, आपके कपड़े हमने हटा दिए, सब कुछ कर दिया, तो इस तरीके से करके और फिर हमने उस वीडियो को वायरल कर दिया। तो कुछ ऐसा ही मसला इनके साथ हुआ था। वो मसला चला गया शासन के पास, सीएम के पास चला गया, उन्होंने संज्ञान लिया वो, जबकि वो सबसे ईमानदार अफसर, इस तरह के अफसर में उनकी गिनती आती थी। तो उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। तो ये वो कोई छोटा मोटा नहीं, हर जगह इस तरह का बहुत बड़ा एक जाल फंस चुका है साइबर क्राइम का, और इसमें अच्छे अच्छे लोग, बहुत तेज तर्रार लोग इसमें फंस रहे हैं और खूब शिकार बन रहे हैं। अच्छा, आपने जो दोनों उदाहरण दिए, सीईओ हो या एसएसपी नोएडा जिनको सस्पेंड कर दिया गया, ये दोनों उदाहरण यौन कुंठाओं की। तो मैं अक्सर ये भी सुनता हूं कि सेना का कोई जवान है, उसको लड़की ने फोटो भेजा और फिर वो फंस गया, और फिर वो पाकिस्तान या कहीं भी दुनिया के किसी देश को उसने हमारे देश की जानकारियां लीक की। तो आपको एज ए साइबर जर्नलिस्ट महसूस होता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है चीटिंग का? क्या यौन कुंठा, लालच, ये दो बड़े कारण हैं या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, मैं जहां तक मेरा मानना है कि सबसे बड़ा कारण एक लालच है और दूसरा यौन कुंठा है, बिल्कुल है, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। क्योंकि होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं, आप सदियों से ये चीज देखते आ रहे हैं, चाणक्य नीति, चाणक्य क्या कहते थे कि अगर वो विषकन्याओं को रखते थे कि अगर हमें किसी विदेशी, किसी अपने विरोधी राजा को हमें हराना है तो हम विषकन्या भेजते थे। आज के जमाने में वो विषकन्या किस रूप में है? साइबर क्रिमिनल के रूप में है, साइबर क्राइम वाले कर रहे हैं, ठीक है।
और लालच में कौन आ रहा है? वैसे ही लोग, जैसे वो राजा, उनके मन में एक यौन कुंठा होती थी, वो लालची होते थे, ये होते थे, उनके पास एक लड़की आती है और वो उनको फंसा लेती है। इसकी तरह से आज की डेट में, जैसे आपने सेना की बात की, होता क्या है कि हम सेना के बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सब हमारा काम ईमेल पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो होता क्या है कि उसमें हमारे पास एक मेल आती है या फेसबुक पे हम एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, खूब अच्छी सी लड़की है एकदम, वो पहले चैट करेगी, हाय हेलो, हम भी हाय हेलो कर दिया, फिर धीरे धीरे हमारी बात होने लगती है, फिर वो व्हाट्सएप पे आ जाती है, फिर उसमें होता क्या है कि वो फिर वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल में जहां भी आपकी एक लापरवाही, मतलब आपके मन में कहीं लालच आ गया, आपके मन में ये आ गया कि चलो जी क्या फर्क पड़ता है 2 मिनट अगर हम इनसे कुछ इस तरह की प्राइवेट बात कर लेते हैं, फिर प्राइवेट सारी बातें करते हैं और उसी में वीडियो बन जाती है। फिर वो ब्लैकमेलिंग में सारे के सारे डेटा, इवन सीक्रेट डेटा जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, वो भी मजबूरी में देना पड़ता है कि अगर वो वीडियो सार्वजनिक हो गया तो फिर उनकी क्या स्थिति रह जाएगी। परिवार से तो जाएंगे ही जाएंगे, पूरी नौकरी और पूरे देश का सवाल आएगा। तो ये बात बिल्कुल है, आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। पहले सदियों में विश्व का न्याय होती थी, आज साइबर क्रिमिनल है। अच्छा, एक चीज और, जैसे फर्ज करिए कि क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हम बता सकते हो अपने पाठकों को, बड़ी घटनाएं जिसमें कि हमने लीक कर दिया हमारे सेना के अधिकारियों ने, लोगों ने, यौन कुंठा में ही, जिससे कि हम जान सके कि ये घटना, इस तरह के अपराध कितने बड़े हैं? क्या ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आता है? जी। अभी नाम तो नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि देश के जो दस्तावेज, पाकिस्तान को हमारे कई दस्तावेज हमारे लीक हुए हैं। अभी 2 दिन पहले उस मामले में पूरी तरह से हमारे सैनिकों को ये काफी सीक्रेट रखा जाता है ताकि हमारे देश में ये चीजें न रहें, लेकिन ऐसा हुआ है, उनको हटाया गया, उनको कोर्ट मार्शल किया गया। ये बाकायदे आप न्यूज़पेपर में, चैनलों में इस तरह की बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, नाम उनका नहीं दिया गया। और इस तरह से एक अधिकारी और थे, वो एयरफोर्स के थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, सेम हुआ। एक लड़की, जिस लड़की को वो अपनी दोस्त बना के कह रहे थे, मतलब कि शादी करने तक की नौबत आई, वो शादी करने जा रहे थे, पता चला वो पाकिस्तानी जासूस थी। तो ऐसे हैं, बिल्कुल है। और अच्छा, एक चीज देखिए कि अभी हम सेना पर बात कर रहे थे या निधि राजदान जैसे बड़े लोगों पर जो 21 साल से पत्रकारिता के इतिहास में, लेकिन परिवार में, समाज में भी ये साइबर फिशर काफी है। हम अक्सर सुनते हैं, हमारे रिश्तेदारों के फोन आते हैं, हम लोग पत्रकार होने के नाते, कि जरा यहाँ पैरवी कर दो, यहाँ से निकाल लिया पैसा, वहां से निकाल लिया पैसा। इसका कोई आंकड़ा है कि कितने बड़े स्तर पर इस देश में ये सब कुछ हो रहा है, खासकर समाज के लेवल पर? क्योंकि वो तो चर्चा में भी नहीं आता, कोई ढंग का थाना भी नहीं है, लोगों को ये भी नहीं पता है कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, ये सब की क्या स्थिति? देखिए, आज मेरा मानना है कि साइबर क्राइम, हर चौथा पीड़ित जो पुलिस के पास जा रहा है, हर तीसरा से चौथा व्यक्ति साइबर क्राइम का पीड़ित है। उसमें बैंक फ्रॉड सबसे ज्यादा, जो आज की डेट में जो फ्रॉड हो रहा है, वो हो रहा है फोन पे फ्रॉड। ठीक है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक ये है कि पहले जमाने में हम क्या करते थे, पैसा हम घर पे रखते थे, कैश के रूप में रखते थे, तो क्या होते थे, डकैती होती थी, चोर आते थे, घर से उठा ले जाते थे। आज हम क्या करते हैं, पैसा घर पे आपके पास कैश जाते हैं, मार्केट में कितना होता है, आप फोन से करते हैं, पेटीएम करते हैं, यूपीआई से करते हैं पेमेंट, तो जाहिर सी बात है बैंक में आपका पैसा है। तो सीधी बात है कि आपका पैसा भी कैसे, फिर वो चोरी लूट कैसे होगा, फोन के जरिए ही होगा, ऑनलाइन होगा। तो आजकल फ्रॉड कॉल सबसे ज्यादा कॉल आती है, आपको लालच दिया जाता है, तो इसमें भी बेसिक है लालच। और जो आपने परिवार की बात कही, परिवार में एक दिक्कत ये है आज की डेट में कि आज भी हम लोग ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच ऑनलाइन नहीं हुई है, सोच वही ऑफलाइन है कि हम अपनी बात को शेयर नहीं करते हैं किसी से भी। ठीक है, तो अभी हमारे साथ एक क्राइम हो जाए, हम किसी को अपना ओटीपी बता दें, हमारे पैसे निकल गए, अब हम चुप हो गए अपने घर में, अपने भाई को ही नहीं बताया मैंने, अपने परिवार में किसी को नहीं बताया, सेम वही क्राइम। ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं हमारे पास, हमने बहुत सारे देखे हैं कि पता चला कि जब उसकी बहन के साथ भी वही क्राइम हो गया, उसने बताया अरे यार मुझे भी हुआ था। तो मेरा मानना है कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है, सबसे पहले आप लालच में मत आइए। ठीक ना, कोई भी आपको अगर सोचिए कि आपको कोई लॉटरी का ऑफर देता है कि आपके 10 लाख रुपए निकल गए, कई बार होता है कौन बनेगा करोड़पति के नाम पे कि आपने 50 लाख जीत लिया है, आप ये हमें डिटेल दे दीजिए, और इसके लिए चूंकि आपको 50 लाख एक बार में हम नहीं दे सकते, तो उसके लिए आपको जीएसटी के रूप में, आपको टैक्स के रूप में पहले 10,000 रुपया देना होगा। तो हम 10,000 रुपया उसको दे देते हैं। आप खुद सोचिए, चाहे अपने ऊपर सोचिए कि अगर मिलता है कि भाई 50 लाख रुपया आपको देना है,
तो पहले हम अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त यार को, उनको पहले देंगे कि किसी अजनबी को देंगे? तो सीधी बात है कि कोई नहीं देगा आपको, तो आप इस लालच में ना फंसे। दूसरी बात कि जब कभी आपके साथ क्राइम हो जाए तो अपने परिवार में, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, झिझक मत करें, क्योंकि साइबर क्राइम हमेशा जागरूकता से दूर होती है। आप पहले खुद को जागरूक करिए, अपने पड़ोसी को जागरूक करिए, अपने दोस्तों को करिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो साइबर क्राइम पे बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि परिवार में चीजें बताइए। चलिए, आपका शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ सुनील मौर्य थे और उन्होंने बताया 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली कि लालच में ना आइए। दूसरा, हमने बातचीत की कि साइबर अपराध की बड़ी जो जड़ है वो हमारी यौन कुंठा है। जी हाँ, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो हम अपने परिवार में, समाज में छुपाते हैं, बता नहीं पाते, उन कुंठाओं को पालते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक झेलते हैं। अगर हम उससे उभरेंगे, थोड़ा सांस्कृतिक रूप से खुले होंगे, तो हो सकता है ये अपराध कम हो जाए। यह शायद दुनिया के पिछड़े देशों में ही अपराध करने का जरिया बनता होगा। और तीसरा है परिवार में अपने साथ घटी हुई घटना को बताना। अगर यह 3 बातें हों तो निधि राजदान जैसी न कहानियां होंगी, न एसएसपी साहब सस्पेंड होंगे, न सीईओ साहब जाल में जाएंगे। वैसे हम सब के जानकार, रिश्तेदार, आसपास के तमाम लोग फंसते हैं और हर बार फंसते हैं, लेकिन हम इन सावधानियों को नहीं बरतते हैं। सबसे बड़ी सावधानी है बताना। कहा भी सुनील ने कि सब क्राइम को रोकने का जरिया वैसे भी थानों में नहीं दिखाई देता है। अगर हम जागरूक हो जाएं तो एक दूसरे को जरूर बचा सकते हैं।